हाँ जी। गुड आफ्टरनून। जो लोग लाइव हैं। अच्छा, क्लास लेट शुरू करता हूँ। टाइम देखना है एक बार, 1 मिनट लेट हुआ हूँ। जो लोग लाइव हैं एक बार कमेंट करके बता दो फटाफट, जितने भी लोग हैं अभी लाइव। और लास्ट टॉपिक हमारा क्या चल रहा था, और क्लास नंबर कौन सी है ये न्यू बैच में? क्लास नंबर कौन सी है? थैंक यू मनोज, थैंक यू। कौन से बैच में थे आप? ऑफलाइन? हाँ जी, हाँ जी। बताइए, पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, क्लास नंबर कौन सी है ये? नहीं जी, 2:30 नहीं है, 3:30 दे रखा होगा। देखो आप, 10। क्लास नंबर 10। और टॉपिक हमारा क्या चल रहा था? एंशियंट का रखी थी ना शुरू? एंशियंट का रखी थी ना शुरू? लास्ट टॉपिक बताना एक बार। एंशियंट इंडिया। बताओ, लास्ट में मैंने क्या करवाया था, उसके हिसाब से हम शुरू कर देते हैं फिर आगे। क्या पढ़ रहे थे हम? मौर्य काल कंप्लीट हो गया था क्या? मौर्य काल क्या हमने कंप्लीट कर लिया था? बताना। तीनों शासक पढ़ लिए थे क्या? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। लास्ट आपने कॉपी में लिखा होगा, जो लास्ट की लाइन है वो मुझे बता दो, फिर मैं आगे शुरू करता हूँ। जिसने देख रखी है वो बता दो। कुछ लोग नए एडमिशन लिया होगा, उन्होंने नहीं देखी होगी क्लास नंबर 9। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हर एग्जाम के लिए मानो आप। कहाँ तक था मतलब, बताना जरा तब तक। 1 मिनट का समय बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य कर लिया था पूरा। आज बिंदुसार को पढ़ना है। मुझे ऐसा लग रहा है बिंदुसार मैंने करवा दिया था, बताना एक बार। मौर्य काल। 322 से लेके 185 BC तक
मौर्यों का शासन चलेगा। पूनम जी बिल्कुल हो रहे हैं आपके कमेंट, ये वाला तो हो गया। बाकी अपने ऊपर क्या लिखा वो मैंने देखा नहीं। कमेंट्स 7-8 ही दिखते हैं एक बार स्क्रीन पे, अगला कमेंट आते ही वो ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, बता दो बिंदुसार पढ़ना है ना आज। पहला हम पढ़ चुके थे चंद्रगुप्त मौर्य, कंप्लीट, जिसने 322 से लेके 297 BC तक राज किया। दूसरा शासक होगा बिंदुसार, 297 से लेके 273 BC तक बिंदुसार। सबके कमेंट शो हो रहे हैं जी, सबके। देखिए जी, बिंदुसार, बिंदुसार को अमित्र घात भी कहा जाता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये करवा दिया, फिर भी जिसको लग रहा है करवा दिया तो बताओ, अमित्र घात या फिर 16 राज्यों का विजेता। बिंदुसार को अमित्र घात व 16 राज्यों का विजेता कहा जाता है। बताना जरा, ये ऐसा कुछ पढ़ा है पहले? करवा दिया था, देखा। प्रॉपर आप लोगों को अगर जानकारी ही नहीं है कि क्या करवाया था, क्या पढ़ते हो आप लोग। बिंदुसार हो गया था, ठीक है। क्या तीसरा शासक अशोक भी करवा दिया था? 269 में गद्दी पे बैठा था 4 साल बाद, और 232 तक राज किया था। कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया, ये सब करवा दिया था क्या? पूरा ही रिपीट हो जाएगा, ठीक है, साथ साथ में बताना। ये भी हो गया था अशोक। अब मैंने आपको यह बताया होगा कि लास्ट में अशोक के अभिलेख, अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपनाया तो अभिलेख जारी किए थे, और अशोक के अभिलेख अपने आप में एक चैप्टर है। क्या अभिलेख करवा दिए थे, ये बताओ। आज अशोक के अभिलेख करने हैं, ठीक है। चलिए जी, तो सही डाला है फिर मैंने क्लास में जो चैप्टर का नाम। एक एक बात ध्यान से समझ लो, आमतौर पे किताबों में होते हैं, कभी समझ में नहीं आते, लेकिन अब आ जाएंगे, ठीक है। अशोक के बारे में कुछ नहीं हुआ, कोई कह रहा है कि अशोक के अभिलेख करवाने हैं। देखो जी, अशोक के अभिलेख अपनी वीडियोस जाके देखना आप लोग, करवा रखा है अशोक के बारे में। आज अशोक के अभिलेख देखेंगे हम। अभिलेख यानी कहीं भी लिखे हुए लेख, अलग अलग जगह से जो हमें लेख प्राप्त हुए हैं उनको अभिलेख बोलते हैं, ठीक है। देखिए जी, अशोक के अभिलेख 3 प्रकार के हैं। अशोक ने या तो लिखवाए हैं पिल्लरों पर, ये हो गया पिल्लर, इनको कहेंगे स्तंभ लेख। अशोक ने या लिखवाए हैं गुफाओं के अंदर, इनको कहेंगे गुहा लेख। अशोक ने या लिखवाया है चट्टानों पर, इनको कहा जाएगा शिलालेख। अशोक के अभिलेख 3 प्रकार के हैं। स्तंभ लेख यानी पिल्लर एडिक्ट, पिल्लरों पे लिखवाए हुए,
गुहा लेक यानी केव एडिक्ट, गुफाओं में, और शिलालेख यानी पत्थरों पर, रॉक एडिक्ट। ठीक है, ये 3। अशोक के अभिलेख 3 प्रकार के हैं, स्तंभ लेख, गुहा लेख और शिलालेख। ठीक है, हम इन तीनों के बारे में अलग अलग अध्ययन करेंगे। अशोक के अभिलेख, एक बार आप लोग यहां तक ये लिखिए, फिर आगे देखते हैं। स्क्रीन ब्लैक कीजिए। अब क्या दिक्कत है स्क्रीन में, कीजिए एक बार आप लोग। लिखो फटाफट एक बार इन तीनों को। कर लिया क्या? सिर्फ 3 बातें लिखनी थी इसके बारे में। इससे पहले कि हम इन तीनों को अलग अलग करके पढ़ें, एक बार हम इनकी कॉमन बात देखते हैं। अशोक के अभिलेखों की खोज, अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 में ही कर ली गई थी, लेकिन इनको पढ़ा गया 1837 में। 1837 में इनको पढ़ा गया। पढ़ने वाले का नाम पूछा जाता है जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था सबसे पहले। अशोक के अभिलेखों की लिपि के बारे में पूछा जाए तो अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिले हैं, खरोष्ठी लिपि में मिले हैं, अरमाइक में मिले हैं और यूनानी में मिले हैं। अशोक के अभिलेख इन सभी लिपियों में मिले। ब्राह्मी में मिले हैं भारत में, खरोष्ठी में मिले हैं पाकिस्तान में, अरमाइक में मिले हैं अफगानिस्तान में और यूनानी में भी अफगानिस्तान में। ठीक है, ये है अशोक के अभिलेखों की लिपि और खोज। अब हम तीनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे कि जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया स्तंभ लेख जिनकी संख्या है 7। उसके बाद मैंने आपको बताया गुहा लेख जिनकी संख्या है 4। और उसके बाद मैंने आपको बताया शिलालेख जिनकी संख्या है 14। हमें
इनकी लोकेशन पता करनी है, इनकी भी, और इनके बारे में कंप्लीट डिटेल देखनी है, पहले में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है। ये सारे के सारे अशोक के अभिलेख, इन सभी की कॉमन बात, इनकी लिपि ये सारी हैं। इनकी खोज 1750 में लेकिन पढ़े गए थे पहली बार जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1837 में। इतना आप लोगों ने अगर कर लिया है तो मुझे बताएं, क्या इतने में आप लोगों को कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं, कमेंट करें फास्ट। कोई दिक्कत? कर लिया सबने? अब देखते हैं इनके बारे में डिटेल। सबसे पहले देखेंगे अशोक के स्तंभ लेख, पिल्लरों पे जो मिले हैं। देखिए जी, स्तंभ लेख, पिल्लर, अशोक के स्तंभ लेखों में दो हो गए एक साथ, फिर तीन एक साथ, और फिर दो अलग अलग। सारे के सारे बताऊंगा। देखिए जी, एक और दो दोनों एक साथ हैं। इन दोनों को कहा जाता है प्रयागराज अभिलेख, यानी ये कहां पर है, प्रयागराज में। एक और दो, ठीक है। ये 3, 4 और 5, ये तीनों बिहार में है, ये तीनों बिहार में है। 6 और 7, मतलब नाम हम लोगों ने दिए अपनी मर्जी से इनके, ठीक है। ये नंबर, सॉरी, 6 नंबर पे एक है टोपरा में, मतलब जो अशोक ने बनवाया था हरियाणा में, टोपरा हरियाणा, और एक मेरठ यूपी, ठीक है। ये हो गए अशोक के 7 स्तंभ लेख। इनमें से जो 1 और 2 है, यहां से हमें समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। हमें प्रयागराज वाले से समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है, ये फेमस है, ठीक है। 1 और 2, मेरठ व टोपरा, ये दोनों फिलहाल मेरठ व टोपरा वाले दोनों फिलहाल दिल्ली हैं, दिल्ली में है। ये दोनों फिलहाल दिल्ली में हैं, और इनको देखो, अशोक ने तो बनवाया था एक टोपरा में एक मेरठ में, फिलहाल ये दोनों दिल्ली में है। और इनको दिल्ली कौन लाया था, ये पूछा जाता है। फिरोज शाह तुगलक। इन दोनों को दिल्ली लाया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इनको दिल्ली लेकर के आया था, ठीक है जी। नहीं जी, इसको बोलेंगे प्रयागराज स्तंभ लेख, बिहार वाले। एक टोपरा एक मेरठ, ये मेरठ पे टोपरा वाले अशोक ने बनवाए थे, उन दोनों जगह से उखाड़ के इनको दिल्ली स्थापित कर दिया। आज ये दोनों दिल्ली में हैं,
तो ये थे अशोक के 7 पिलर। करो इनको नोट। फिर देखेंगे गुहा लेख, सब कुछ अलग अलग। बताइए फटाफट। जी हेलो, बताइए। कर लिया सबने? सारे के सारे स्तंभ लेख। चलिए जी, अब देखिए अशोक के गुहा लेख। गुहा लेख किनको बोलेंगे हम? जो गुफाओं में लिख रखे हो, यानी केव एडिक्ट। ये हो गई गुफाएं। बिहार में 12 बार की गुफाएं हैं। 12 बार बिहार। बिहार में इन गुफाओं का नाम है। तो अशोक के 4 लेख इन गुफाओं में हैं, वो कहलाते हैं गुहा लेख। अशोक के 4 गुहा लेख हैं जो कि 12 बार की गुफाओं में बिहार में है। ठीक है।
क्लियर? चलिए जी, उसके बाद देखिए अशोक के 14 शिलालेख। यहां आपको थोड़ा सा सीरियस हो जाना है, एक एक के बारे में आपको डिटेल पढ़नी है कि किस पे क्या लिखा हुआ है। रॉक एडिक्ट, और नंबर वाइज आपको याद रखना पड़ेगा किस में क्या लिखा हुआ है। एक एक, तो पहले आप फटाफट 14 तक गिनती लिख लो, 14 तक गिनती लिख लो। फटाफट 14 तक गिनती लिखिए फटाफट, और ऐसे ही जगह छोड़कर। अब देखिए जी, 14 के 14 हमें याद रखने हैं। पहले मैं आपको सिंपल लिखवा देता हूं, उसके बाद हम याद करेंगे। सबसे पहले में अशोक ने पशु बलि की आलोचना की है। पशु बलि की आलोचना। दूसरे में अशोक ने पशु चिकित्सक का वर्णन किया है। तीसरे में अशोक ने हर व्यक्ति को, यानी हर कर्मचारी को, अपने राज्य का 5 वर्ष का दौरा, याद करवा दूंगा सारे के सारे, करने की नसीहत दी है कि 5 वर्ष का दौरा आपको करना ही करना होगा अपने राज्य में, देखो जाकर के। चौथे में अशोक ने धम्म का वर्णन किया है। धम्म क्या होता है? प्रचार। पांचवें में अशोक ने महामांत्र का जिक्र किया है। महामांत्र क्या होते हैं? प्रचारक। छठे में अशोक ने आत्मनियंत्रण की बात की है। आत्मनियंत्रण। सातवें में अशोक ने, और आठवें में, दोनों में अपनी यात्राओं का वर्णन किया है कि कहां कहां अशोक ने यात्रा की हुई है। नौवें में अशोक ने शिष्टाचार की बात कही है। 10वें में अशोक ने प्रजा के हित की बात कही है। 11वें में अशोक ने दोबारा से धम्म का जिक्र किया, यानी प्रचार। 12वें में अशोक ने महामांत्र का जिक्र किया है। अब की बार महिला प्रचारक। महिला प्रचारक, महामांत्र क्या होते हैं? प्रचारक। 13वें में अशोक ने जो मेन चीज है कलिंग, उसका वर्णन किया है। साथ में हृदय परिवर्तन की बात कही है। और 14वें में अशोक ने धार्मिक जीवन की बात कही है। एक बार आप लोग इन सबको लिख लो, फिर मैं आपको ये याद करवाता हूं फटाफट। बताइए जरा।
ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बाकी लोगों की ऐसी हैबिट नहीं है, और साथ में लिखने का कोई लॉजिक नहीं होता। वैसे आप लोग पहले समझें इसको और फिर लिखें, ठीक है। फटाफट में ऐसा कुछ नहीं होता जी। चीजें समझ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, पैसा दिया है तो तरीके से होगी तैयारी, ठीक है। सुनो जी मेरी बात, सबसे पहले हम याद करते हैं, कुछ भी नहीं है, सिंपल है बहुत। देखो जी, सबसे पहले अशोक किस लिए फेमस है? इसलिए कलिंग के लिए। तो कलिंग का जिक्र है 13वें में, ठीक है। कलिंग के बाद हृदय परिवर्तन हुआ, तभी तो अच्छी बात की, यानी अच्छी बात कहां का रखी है? 14वें में। अशोक ने सबसे पहले पशुओं को रखा है, एक पे पशु बलि की निंदा, 2 पे चिकित्सक, 1 और 2 पे पशुओं को ही रखा है, इंसानों से भी पहले। तीसरे पे सॉरी उसके बाद देखिए, प्रचार हम चारों तरफ करते हैं ना, तो 4 में प्रचार है और 5 में प्रचारक। प्रचार प्रचारक, जो 4 में है वही 11 में, जो 5 में है वही 12 में। 4 5 11 12, 4 5 11 12, साथ में 7 8 में यात्रा हो गई। 3 में 5 वर्ष का दौरा, यानी 3 5 बोलते हैं ना, 3 5, तो 3 में 5 5 वर्ष का दौरा। बच गया 6 9 और 10। 6 में आत्मनियंत्रण, 9 में शिष्टाचार, 10 में प्रजा का हित। बस हो जाएगा याद। एक बार और ट्राई करेंगे तो आप लोगों को ये याद हो जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। करो, बताइए याद हुआ कुछ कुछ, बनी कुछ बात? बताइए जरा। बताओ जी। ये 3 वर्ष का दौरा, जो कर्मचारी अशोक के अधीन काम कर रहे हैं वो अपने अपने एरिया में जाओ, 5 5 वर्ष का दौरा करो, ठीक है। देखो जनता कितनी परेशान है, क्या क्या और इंप्रूवमेंट करना है, उस तरीके से। बताइए जरा। बहुत बढ़िया, चलिए जी अब आगे देखिए। अशोक के बाद मौर्यों का पतन हो जाता है और 185 बीसी में मौर्य समाप्त हो जाता है काल। अब 185 बीसी से लेके 240 एडी तक पूरे देश में कोई पर्टिकुलर राज नहीं करता। इस टाइम पीरियड को देखो, 240 में तो गुप्त आ जाएंगे और 185 में मौर्य समाप्त हुए हैं, तो मौर्यों के बाद और गुप्त से पहले जो टाइम है इसको मौर्योत्तर काल कहा जाता है। मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल यानी मौर्यों के बाद का टाइम। मौर्योत्तर काल में क्या होता है, 4 बाह्य वंश आते हैं, बाहर के वंश आते हैं, और 3 आंतरिक वंश। 4 वंश बाहर से आते हैं और 3 भारत के खुद के होते हैं।
ये टाइम चलता है मौर्योत्तर काल, यानी गुप्त से पहले और मौर्यों के बाद। ठीक है, तो भारत में आए हुए 4 वंशों का हम अगर क्रम लिखें तो सबसे पहले आते हैं हिंदीय वन, उसके बाद आते हैं शक, पल्लव और कुषाण। हिंदीयवन, शक, पल्लव, कुषाण। हिंदीयवन, शक, पल्लव, कुषाण, ये 4 विदेशी वंश है। आंतरिक वंश जो थे 3, सोंग, कणव, सातवाहन। सोंग, कणव और सातवाहन। देखो 4 बाह्य वंश कौन कौन से हैं? हिंदीयवन, शक, पल्लव, कुषाण। हिंदीयवन, शक, पल्लव, कुषाण। 3 आंतरिक वंश कौन से हैं वंश? सोंग, कणव, सातवाहन। सोंग, कणव, सातवाहन। ये टोटल 7 वंशों का जो टाइम पीरियड था ये कहलाता है मौर्योत्तर काल। इनके बारे में एक एक दो दो बातें जो डिटेल में होंगी। हिंदीयवन, इन्होंने भारत में सोने के सिक्के शुरू किए थे, मोस्ट इंपोर्टेंट, सोने के सिक्के हिंदीयवन राजाओं ने। ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है इंडो ग्रीक। सिक्कों को नहीं, हिंदीयवन राजाओं को इंडो ग्रीक कहा जाता है। इंडो ग्रीक, हिंदीयवन। शक, पल्लव इतनी खास बात नहीं थी। कुषाण, कुषाणों में सबसे फेमस राजा हुआ कनिष्क, जिसकी 2 राजधानी थी, पेशावर व मथुरा। 2 राजधानी थी कुषाणों में कनिष्क की। कनिष्क ने 72 एडी में बौद्ध धर्म की चौथी महासभा का आयोजन करवाया था। बौद्ध धर्म की चौथी महासभा कुंडलवन कश्मीर में जो हुई थी। और 78 एडी में 78 ईस्वी में शक संवत शुरू किया था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत शुरू किया था कनिष्क ने ही। ठीक है, क्या आप लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहे? एक बार मुझे कैमरे में देखने दो भाई, मुझे तो सही दिखाई दे रहे हैं। शक संवत कनिष्क ने शुरू किया। ठीक है, और कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के शुरू किए थे, शुद्ध सोने के कॉइन्स शुरू किए थे। ठीक है, अगर बात करें भारतीयों की, ये लोग खास नहीं थे। जो सातवाहन थे, तीसरे नंबर पे जो आए थे वो लोग, उन्होंने शीशे के सिक्के शुरू किए थे, शीशे के सिक्के शुरू किए थे। ठीक है, तो ये था जी मौर्योत्तर काल। ठीक है, मौर्योत्तर काल इसको हम कहेंगे। जिसको अब दिख नहीं रहा तो मैं क्या करूं, बाकी लोगों को तो सही दिख रहा है। मौर्योत्तर काल मतलब बीच का एक टाइम आ जाता है भाई, मौर्यों के बाद अब गुप्त राज करेंगे पूरे देश पे, लेकिन जब बीच का जो टाइम है ना, उसमें ये 4 वंश बाहर से आ गए थे। चारों के नाम आपको सीरीज में याद रखने हैं, हिंद, यवन, शक, पल्लव, कुषाण। और 3 भारतीय थे, सोंग, कणव, सातवाहन। पेपर में पूछ रहे मौर्योत्तर काल में यानी इस टाइम पे कौन से विदेशी थे और कौन से भारतीय थे, आइडेंटिफाई करना आपको। सीरीज पूछ लिया जाएगा सीरीज में, पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। समझ में आ गई बात? ये था जी मौर्योत्तर काल। उसके बाद जो है भारत में 240 एडी में गुप्त काल शुरू हो जाता है। एक बार यहां तक का नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे तरीके से, और मुझे बताइए क्या कोई दिक्कत है?
बताइए जी, आ रही है बात समझ में? ये था मौर्योत्तर काल। क्लियर? बता तो दो अब। हो गया, चलिए जी। अब देखिए आगे हमारे एंशियंट इंडिया के दो चैप्टर बचे हैं। चैप्टर अगला जो होगा गुप्त काल, 240 से लेके 580 तक गुप्त राज करेंगे, जिस दौर को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। और उससे अगला जो चैप्टर होगा हमारा वो होगा पुष्यभूति वंश। हो सकता है मैं अगली क्लास में दोनों ही करवा दूं। पुष्यभूति वंश 600 से लेके 647 तक चलेगा जी। ठीक है, पुष्यभूति वंश ये होगा एंशियंट इंडिया का आखिरी चैप्टर। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उस एक ही क्लास में मैं कोशिश करूंगा दोनों चैप्टर पूरे करवा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? क्योंकि काफी दिन बाद क्लास लग रही है तो हो सकता है ये क्लास में 2 घंटे की रख लूं, हो सकता है 1.5 घंटे तक का तो है ये टॉपिक। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को बताइए। नोट्स बना रहे हैं आप लोग साथ साथ में? नोट्स तो बना ही रहे होंगे ना, नोट करना बहुत जरूरी है जीएस में। जीएस में तैयारी डिपेंड करेगी आपके नोट्स के ऊपर। जितने अच्छे नोट्स उतनी अच्छी तैयारी। इसके जस्ट बाद हम फिर मेडिवल में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफी है। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।